गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स के लेसन 1 में दर्पण के बारे में यानी कि मिरर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मिरर होता क्या है, यानी ये दर्पण होता क्या है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ऐनक भी कहते हैं। दर्पण एक प्रकाशीय यंत्र है, युक्ति है, जिस पर प्रकाश की किरण पड़ने के बाद परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि दर्पण वह प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। दर्पण में जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ करके परावर्तित होती है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं, और उसके पीछे वाले भाग पर पेंट या कलई किया गया होता है उस दर्पण को अपारदर्शी बनाने के लिए, ताकि उससे आर पार प्रकाश की किरण न जा सके। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ध्यान रहे, दर्पण वह प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके परावर्तक सतह के पीछे वाले भाग पर पेंट या कलई किया गया होता है। इसे दो भागों में, मिरर को दो भागों में बांटते हैं। दर्पण को समतल दर्पण, इसे हम कहते हैं प्लेन मिरर, और इसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर। तो ये समतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो एवं पीछे वाले भाग पर पेंट या कलई किया गया हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो एवं पीछे वाले भाग पर पेंट या कलई किया गया हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग घर में जो है चेहरा देखने के लिए करते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जो है जो किसी गोले से काट कर बनाया गया हो। ये कांच का गोला है और इस गोले को जो है काट करके, टुकड़ों में काट करके बनाया गया हो, तो वैसे दर्पण को जो है हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये जो गोलीय दर्पण है, अब ध्यान रहे, इसके एक भाग को हम अंदर से कलई कर दिए, पेंट कर दिए, और एक भाग को हम लोग बाहर से कर दिए। टुकड़ों में बांट करके ये दो टुकड़ों में बट गया। तो अब ये जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब ये अवतल दर्पण क्या होता है? ये दोनों जो है गोलीय दर्पण के भाग हैं। गोलीय दर्पण को दो पार्ट में बांट दिया गया उनके बनावट के आधार पर, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब इसमें से कौन अवतल होगा
कौन उत्तल होगा। जैसे कि हम देखें हमारे पास कांच का एक गोल टुकड़ा था, उसको दो पार्ट में बांट दिए, एक को अंदर से कलई कर दिए, एक को बाहर से कलई कर दिए। तो अवतल दर्पण को देखते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो एवं बाहर या उठे हुए भाग पर कलई किया गया हो, तो ऐसे दर्पण को जो है हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट जो है आपका अवतल दर्पण हुआ, ये आपका अवतल दर्पण हुआ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो एवं बाहर निकले हुए या उठे हुए भाग पर पेंट या कलई किया गया हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। तो ऐसा दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ हो एवं अंदर वाले भाग पर या धंसे वाले भाग पर जो है कलई किया गया हो, पेंट किया गया हो, तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी ये जो हुआ उत्तल हुआ। तो ये उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ हो, उठा हुआ हो, वो उत्तल दर्पण है। जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, वो जो है आपका अवतल दर्पण है। इस तरह से हम लोग देखें कि दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। समतल दर्पण पहला है, दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एक बार सबका परिभाषा फिर से हम लोग देख लेते हैं। दर्पण वह प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वापस लौट जाती है। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है भाई, यानी कि प्लेन मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है अंदर एकदम प्लेन हो, समतल हो तथा इसके पीछे वाले भाग पर पेंट या कलई किया गया हो, तो उसे जो है हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, चाहे ये वाला सतह हो चाहे ये वाला सतह हो, यदि मान लीजिए इस सतह को हम लोग बढ़ाते हैं तो एक गोला बन जाता है, इसको भी बढ़ाते हैं तो एक गोला बन जाता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक पार्ट हो, गोले से काट के बनाया गया हो, उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, और उत्तल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ हो, निकला हुआ हो। अब जो है आपकी किताब में, यानी कि आपको जो है पढ़ना है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है क्या। तो सबसे पहले जो है इसमें आता है ध्रुव। यानी कि पोल। गोलीय दर्पण से संबंधित बिंदुओं में पहला नंबर आता है ध्रुव। ये ध्रुव क्या होता है, तो जैसे कि हम जानते हैं ये अवतल दर्पण हुआ, ये उत्तल दर्पण हुआ। तो गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु हैं, इस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण चाहे अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो, उनके मध्य बिंदु को दर्पण का यानी कि गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, P फॉर पोल। दूसरा है वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कह रहा है कि ये अवतल दर्पण है और ये है उत्तल दर्पण। कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होता क्या है। गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जिस गोले का भाग होता है यानी कि जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र बिंदु को, उस गोले के केंद्र बिंदु को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र बिंदु को, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र याद रखिए, एक नंबर में अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के आगे होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के पीछे होता है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो तीसरा नंबर आता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसको कहते हैं मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होता है मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस? तो पहला ये आपका अवतल दर्पण हुआ, ये हम लोग का उत्तल दर्पण हुआ। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो गया
और ये आपका केंद्र हो गया। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव नहीं, दर्पण के मध्य बिंदु से एवं उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। दर्पण का मुख्य अक्ष या इसी को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कहलाती है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस यानी कि मेन फोकस। मेन फोकस, ये मुख्य फोकस क्या होता है तो इसको समझते हैं हम लोग। ये मुख्य अक्ष है, कह रहा है कि मुख्य फोकस क्या होता है। ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण का। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण या आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भाग जाती है तथा अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे जो है हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F से सूचित करते हैं। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है कि परावर्तन के बाद ये नीचे की ओर झुकती है जबकि ये ऊपर की ओर दूर भागती है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यहाँ समझते हैं।
ये हम लोग का अवतल दर्पण है और ये हम लोग का उत्तल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष हुआ, इसमें भी ये मुख्य अक्ष हुआ। कह रहा है कि ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है और यानी जो किरण आती है इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। तो यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पड़ती है और वो आपतन बिंदु हो और उस बिंदु को मान लिया जाए कि वो समतल दर्पण का एक भाग है, इसको हम लोग क्या मान ले, ये समतल दर्पण का एक पार्ट है, इसको हम लोग समतल दर्पण मान लेते हैं। ये समतल दर्पण हुआ। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है, ध्यान समझिए, समतल दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद ये क्या होता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी जितना डिग्री के कोण से इस इधर बनता है दर्पण पर आपतित किरण कोण बनाती है, उतना ही कोण दर्पण से परावर्तित किरण भी बनाती है, तभी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यदि मान लीजिए कि जितना डिग्री का कोण इधर बनेगा थीटा, उतना ही डिग्री के कोण से ये नीचे की ओर लौटती है, थीटा डिग्री के कोण से, क्योंकि अब ये किरण जो है ऊपर नहीं जा सकती है, क्योंकि ऊपर जाएगी तो ये कोण और परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें दर्पण से आने के समय जितना कोण बनाती है, लौटने के समय भी उतना ही कोण बनाती है, इसलिए ये किरण नीचे की ओर झुक जाती है। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है और उत्तल दर्पण के सतह पर या किसी बिंदु पर पड़ती है, यदि उस बिंदु को समतल दर्पण का भाग मान लिया जाए, यह हम मान लिए कि समतल दर्पण हुआ, तब देखते हैं कि ये किरण जो है समतल दर्पण से थीटा डिग्री का कोण बनाती है। तो आप कहिएगा कि इधर से भी कोण बना रही है, इधर से कोण बना रही है, सही बात है, लेकिन वो कोण बड़ा बन रहा है, तो उतना डिग्री का कोण अब इधर लौटेगी तो नहीं बनेगा। तो उस स्थिति में एक किरण ऊपर की ओर मुड़ जाती है, तभी तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। दिमाग में ये रखना है कि कोण उसी को देखेंगे जिधर 90 डिग्री से कम बन रहा हो। 90 डिग्री से देखिए इधर कम बन रहा है, तो ये इसके अपोजिट में जो है मुड़ेगी, यानी कि नीचे की ओर। यहाँ भी 90 डिग्री से कम इधर बन रहा है, तो ये इसके अपोजिट में ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। क्योंकि 90 से अधिक बन जाएगा तो फिर 90 से अधिक इधर नहीं बनेगा, क्योंकि एक जो है सतह पर ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ने पर 180 डिग्री का ही होगा। अब यदि मान लीजिए कि ये भी हो गया 90 से अधिक, इधर वाला भी कोण 90 से अधिक होगा, तो संभव नहीं है कि वो जोड़ने पर 180 आ जाए। तो इसलिए हमें देखना क्या है कि अवतल दर्पण में इस देखिए दर्पण से 90 डिग्री के से कम इधर कोण बन रहा है, तो इसका अपोजिट यानी नीचे की ओर मुड़ेगी। 90 डिग्री से कम इधर बन रहा है, तो इसका अपोजिट यानी कि ऊपर की ओर मुड़ेगी। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के कारण जो है प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तो मुख्य अक्ष के तरफ झुकती है, जबकि उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो मुख्य अक्ष से दूर भागती है। और जब दूर भागती है तो इसीलिए हम लोग काल्पनिक यानी कि मानते हैं
ये किरणें जो है मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। इसी में थोड़ा सा एक चीज और हम जोड़ देते हैं जो कि बहुत बार प्रश्न पूछता है कि अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण क्या होता है। अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण, लेकिन उसको बताने से पहले इसके पार्ट को जो है हम लोग पहले खत्म कर लें। तो चौथा पार्ट है ये मुख्य फोकस। अब है 5 नंबर, आपका है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता त्रिज्या क्या है? तो ये हम लोगों का जो है हो गया अवतल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण हुआ। ये दर्पण का जो है ध्रुव हुआ। ये दर्पण का जो है वक्रता केंद्र होता है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के आगे होता है, उत्तल में पीछे होता है। हम लोग पहले ही पढ़ लिए इसको। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे जो है हम लोग कैपिटल आर या स्मॉल आर से सूचित करते हैं। अगला नंबर है फोकस दूरी। यानी फोकल लेंथ। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। इसका मुख्य फोकस हुआ। इधर मुख्य फोकस हुआ। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, जबकि फोकस दूरी को जो है हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी फोकल लेंथ, जो कि ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच का दूरी होता है। अगला है 7 नंबर।
द्वारक यानी एपर्चर, एपर्चर। यह अवतल दर्पण हुआ। ये उत्तल दर्पण हुआ। दर्पण की ऊंचाई को, दर्पण की ऊंचाई को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश की किरणें पड़ती है उस भाग की ऊंचाई को, लंबाई को जो है हम लोग द्वारक कहते हैं। से हम लोग कहते हैं द्वारक, द्वारक कहते हैं। तो इस तरह से गोलीय दर्पण से संबंधित अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग जाने समझे। इसी में एक चीज और हम जोड़ देते हैं, जब मुख्य फोकस के बारे में हम लोग पढ़े, उसको जिक्र किए, तो प्रकाश की इसी किरणों के मुड़ाव यानी कि झुकाव और फैलाव के आधार पर अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण को और दो नाम से जाना जाता है, अभिसारी दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण हम लोग कहते हैं। तो अक्सर प्रश्न जो है परीक्षा में पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण एवं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों, या केवल ये भी पूछ देता है कभी कभी सिंगल में ही कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, या उत्तल दर्पण को जो है हम लोग अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो उसका कारण है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार की होती है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी में हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश की किरणें अभिसरित होती है, अर्थात एक जगह पर मिलती है, जबकि अपसारी में पढ़े हैं कि प्रकाश की किरणें अपसरित होती है, अर्थात कि वो एक दूसरे से दूर भागती है। इसी के आधार पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का दो नाम है, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यह अवतल दर्पण है। करा कि मुख्य, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष की तरफ झुकती है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भागती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है या अभिसरित होती है। अभिसरित होना का मतलब होता है मिलना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है या अभिसरित होती है। इस कारण जो है अवतल दर्पण को हम लोग जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या अभिसरित होती है, इस कारण जो है इसे हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। यहां पर आते हैं, ये ध्रुव है,
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भागती है। उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भागती है तथा अक्ष के एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है। इस कारण दूर भागना का मतलब होता है अपसरित होना, तो दूर भागती है या अपसरित होती है तथा अक्ष के एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है। तो जो है इस कारण उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण के बारे में भी जान गए। अब इसके बाद जो है आगे हम लोग अगले वीडियो में लगातार इसी तरह से बढ़ते चलेंगे।